हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो कल आई है उसका इम्पैक्ट आने वाले समय पे जो मार्केट है उस पर और हमारी इंडिविजुअल सेविंग्स जो होती है उस पर किस तरीके से रह सकता है। होता क्या है कि जब आरबीआई पॉलिसी रेट डिसाइड करता है, इससे बोरोइंग कॉस्ट का पता चलता है। बोरोइंग कॉस्ट आप समझ सकते हैं, बैंक में जो लोन वगैरह मिलता है या आपको जो सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है उस वो इस पॉलिसी रेट से डायरेक्टली डिसाइड होती है। और अभी जो पॉलिसी रेट चल रही है, अगर आप ये आरबीआई की साइट पर देखेंगे, आरबीआई की साइट ये खोलेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं पॉलिसी रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25%, बैंक रेट 4.25%। मुझे यकीन है आप सबको ये पता होगा कि क्या है। अगर आपको ये रेट्स के बारे में नहीं पता हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि इससे हम जो लोन लेते हैं और जो हमें सेविंग पर जो हम बैंक में पैसा डालते हैं, एफडी वगैरह, सेविंग वगैरह, सब इसी से डिसाइड होती है। आरबीआई ने अपनी पॉलिसी डिसाइड करी है उसमें, सॉरी, आरबीआई ने जो अपनी पॉलिसी डिसाइड करी है उसमें जो कुछ खास बात जो सबसे ज़्यादा नज़र आई है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन आउटलुक है 5.7% हो गया है। ये इन्फ्लेशन आउटलुक अगर आपको जून पॉलिसी याद हो तो 5.1% था। तो इन्फ्लेशन जब भी अगर इंक्रीज़ होती है तो आरबीआई का जो मैंडेट होता है, आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है, और दुनिया में कोई भी जो सेंट्रल बैंक होगी उसका मैंडेट ही ये होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो एक कंट्रोल में रहे, रेंज में। जो इंडिया में जो रेंज ले रखी है उन्होंने 4 से 6% ले रखी है, यानी अगर 4% से कम होगा तो इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, और 6% से क्रॉस करेगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या होता है, ये पॉलिसी रेट्स काम आती हैं। इसमें बेसिकली आप इनको समझना चाहते हैं, इसमें डायरेक्टली ये होता है कि आरबीआई को जो पैसा देता है और बैंकों का जो पैसा आरबीआई अपने पास रखता है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेगा या देगा वो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बताती है। अब होता क्या है, जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी होती है तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, और तो बैंक क्या करता है, अपना पैसा आरबीआई के साथ रख देते हैं और उस पर वो इंटरेस्ट लेते हैं। और ये क्योंकि सेफ़ माना जाता है इसलिए बैंक इसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं। और इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं जिस तरीके से बैंकों से पैसा आरबीआई ले लेता है। लेकिन अभी हमारे सामने दो तरह के सिचुएशन बनी हुई है। जो एक सिचुएशन है बेसिकली वो ये है कि सरप्लस लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, लेकिन जो पैंडेमिक हुआ, जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक था, उसका जो इम्पैक्ट था वो इंडियन मार्केट के ऊपर काफ़ी नेगेटिव था। तो बैंक तो आरबीआई चाहता था कि इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स उनको भी लोन अवेलेबल रहे, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई उससे हुआ ये है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट एवरेज डेली लिक्विडिटी जो इस वक्त है वो 8.5 लाख करोड़ है। ये इसमें आप देख सकते हैं, द सरप्लस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम वाज एट 8.5 लाख करोड़ एज ऑफ August 4। ये पहले 5-6 लाख के आसपास थी, जून में 6.5 लाख थी, उससे पहले 5 लाख के आसपास थी। तो इसका मतलब है लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, उससे इन्फ्लेशन पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आप जो महंगाई जो देख रहे हैं, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो महंगाई होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, आरबीआई को जो ये पॉलिसी रेट्स थी ये इसको बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन जो ग्रोथ कंस्टेंट है, यानी जो चाहते हैं कि मार्केट में ग्रोथ रहे, जीडीपी हमारी वैसे भी नेगेटिव में जाने के अंदेशे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में नहीं है, और पहले भी इसका जो नुकसान हमें उठाना पड़ता है। जीडीपी को तेज़ी से करने के लिए मार्केट में पैसा भी चाहिए, तो आरबीआई इन दो चीज़ों से इस वक्त जूझ रहा है। इसलिए उन्होंने क्या करा है, इसमें बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या करा कि पॉलिसी रेट वगैरह में तो कोई चेंज करा नहीं, लेकिन उन्होंने जो एक्सेस लिक्विडिटी उसको लेने के लिए वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन शुरू किया है। ये वीआरआर जो है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन है, जो 13 अगस्त से शुरू होगा और 24 अगस्त से जाएगा। अब इसका मार्केट और इंडिविजुअल्स पे इम्पैक्ट समझ लेते हैं कि क्या रहेगा। कि आरबीआई के जो मूव है, जो रेट्स को स्टेडी रखने से उसका जो इन्फ्लेशन और उसका जो इन्फ्लेशन टारगेट, उसका मतलब क्या है। देखिए होगा क्या, इसका इम्पैक्ट है, अगर आरबीआई पैसे को थोड़ा सा कम कर देता है मार्केट से तो इसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे कि क्या हुआ कि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हाई होने से और उसके लिए कोई डिसीजन ना लेने के कारण आप अगर गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट देखेंगे, जो जीसेक होता है वो, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया और जो बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज़ हो गई। दूसरा, आपने स्टॉक मार्केट देखा ही, स्टॉक मार्केट अगर आप देखेंगे तो इसमें 56 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट आई, बैंकिंग वगैरह में भी गिरावट आई। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट हम देख सकते हैं अभी आने वाले वक्त में। हालांकि इस वक्त जो मेरा सेंटीमेंट है वो है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। इसके फैक्टर हम आने वाले वीडियो में देखेंगे जो कल मैं डालूंगा।
और इंडिविजुअल पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा मैं आपको बताता हूँ। इंडिविजुअल्स पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इंडिविजुअल्स के जो सेविंग के तौर पे बैंक में जो पैसा डाला हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट रेट अगर आपने ध्यान दिया हो तो SBI अभी शायद 3.5% के आसपास दे रहा है, और ज़्यादातर प्राइवेट बैंक भी इसी के आसपास चल रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन रेट कितना 5.7%। और अगर इसको प्रैक्टिकल टर्म में देखा जाए, क्योंकि ये रेशियो बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल टर्म में तो ये 6-7% के आसपास है। यानी आपने जो पैसा बैंक में डाला हुआ है, जो इंडिविजुअल्स ने, आप और मेरे जैसे कॉमन आदमी जो सोचता है कि बैंक के सेविंग रेट से, इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाएगा, उसका बेसिकली पैसा बढ़ नहीं रहा है, इन्फ्लेशन के कारण उसका पैसा घट रहा है। यानी आपको भले ही 5% इंटरेस्ट मिल रहा हो या 4% इंटरेस्ट मिल रहा हो, लेकिन इन्फ्लेशन 5.7% होने से जो आपको है 1.5% सालाना का एक तरह से नुकसान होगा, ना कि फ़ायदा। और मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। तो RBI के पास जो मैंडेट है वो यही है कि किस तरीके से जो है इंडिविजुअल्स जो है आम लोग होते हैं उनको हार्म ना पहुंचे और ग्रोथ भी बनाए रखी जाए। अब इसको देखना ये कि RBI की जो स्टेप्स ले रहा है इसका क्या इम्पैक्ट आगे जाके रहता है। थैंक यू। अगर आपको इसमें कुछ तरह समझ में तो आप पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।